हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए पढ़ाएंगे आज आपको बायोलॉजी में आपसे पहले हम एक टॉपिक करा चुके हैं। वह टॉपिक था आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आपका कंप्लीट हो चुका है। अब पाचन तंत्र कंप्लीट होने के बाद आपका नया टॉपिक चलेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे, आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितना भी आपको करना है आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जितना कराएंगे हम कराएंगे, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा उसको डीपली लेकर के चलेंगे। जितने भी प्रश्न उसमें से बन सकते हैं, आपके किसी भी लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जितने भी बन सकते हैं हम उसमें से वही सारे क्वेश्चंस लेकर के आपको आएंगे। और हमने किया क्या है, उसमें जितने भी अब से पहले प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं सभी एग्जाम में, उन्हीं का सभी को एक जगह कंबाइंड करके हमने किया है, उसको बनाया है वो नोट्स, ठीक है। तो उसी के आधार पे हम आपको कराएंगे। इसी प्रकार जो हम कराते हैं उसको अपने नोट्स की तरह जो है बनाते चलिए। जो का तो आप वही बना सकते हैं, वही समझते चलिए और उसी को ही नोट्स बनाइए और वही आप पढ़ते रहिए। उसके बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा एग्जाम में। अगर आप उसको पढ़ लेते हो, उसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर पाचन तंत्र हमारा कंप्लीट हुआ है, पाचन तंत्र में जितना हमने पढ़ाया है अगर आप उसमें इतना भी कर लेते हो, तो आप अगर उतना कर लेंगे तो आपको उस टॉपिक से अगर पाचन तंत्र से कोई प्रश्न आता है तो पाचन तंत्र में जितना हमने कराया है उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना है सिर्फ, क्योंकि हमने कंसेप्ट ऐसा कराया हुआ है कि अगर आपसे उससे भी अलग जितना लिखा है उससे अलग कोई प्रश्न आता है तो उसमें भी क्या होगा, आपका उससे अलग भी आप उससे आसानी से कर सकते हो। क्योंकि हमने कंसेप्ट आपको ऐसा बताया है कि उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आया तो आप उसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आप देखते हैं, आज आपका नया टॉपिक चलेगा, ठीक है। तो नया टॉपिक आज आपका चलेगा, हम ब्लड से रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। चलिए आज देखते हैं हम ब्लड से रिलेटेड। तो सबसे पहले आज हम नया टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे ब्लड। ब्लड जिसे कहते हो आप रक्त, ठीक है। तो चलो इससे पहले एक बात आपसे बोल दूं, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो तुरंत जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलो उसके बाद हम करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले ब्लड। ब्लड होता क्या है? ब्लड एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है। क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है। ब्लड जो हमारे शरीर में क्या होता है, फ्लो होता है, जो हमारे शरीर को चलाता है, शरीर की सारी एक्टिविटी कराता है, वो ब्लड होता है। एक तरल पदार्थ होता है हमारे शरीर के अंतर्गत, ठीक है, वही ब्लड होता है। अब ब्लड में आपसे पूछता है कि रक्त में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले रक्त हुआ। अब रक्त में आपसे पूछे कि रक्त में क्या क्या चीजें मिली होती हैं, क्या क्या कंटेंट, क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या अवयव पाए जाते हैं सबसे पहले आपके ब्लड में, ठीक है, रक्त। अब आपसे पूछे रक्त में क्या होता है आपके, रक्त में कुछ कंटेंट होते हैं आपके, ठीक है। ब्लड होता है, अब ब्लड के अंतर्गत कुछ कंटेंट होते हैं। सबसे पहला आपका कंटेंट होता है इसमें प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होगा। दूसरा होता है आपका आरबीसी, ठीक है भाई, आरबीसी। तीसरा होगा आपका डब्ल्यूबीसी, ठीक है। चौथा होता है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है भाई, प्लेटलेट्स। तो ये चार कंपोनेंट आपके ब्लड के अंतर्गत होते हैं। चार कंपोनेंट को मिलाकर आपका ब्लड बनता है। पूछते हैं कि रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है। मुख्यतः चार तत्व पाए जाते हैं, चार पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन्हीं कहते हैं चार पार्टिकल्स या चार कण या चार कंपोनेंट, ठीक है। तो चार कंपोनेंट आपके पाए जाते हैं आपके ब्लड के अंतर्गत। इन्हीं को मिलाकर के क्या बनता है आपका, इनको मिलाकर के ही बनता है आपका रक्त, ठीक है। चलिए अब रक्त में हम देख लेते हैं होता क्या है। जैसे आपका प्लाज्मा है, अब इस प्लाज्मा में है क्या, सबसे पहले इसमें प्लाज्मा, ये आपका क्या होता है, एक लिक्विड पदार्थ होता है। क्या होता है? लिक्विड, ठीक है, क्या होता है, द्रव। और आपसे पूछिए ये क्या होते हैं, सारे के सारे ये मिलाकर के आपके क्या हो, एक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं आपके, ठोस पार्टिकल्स। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है
कि आपका जो ब्लड होता है उसमें कौन कौन से पार्टिकल सॉलिड होते हैं और कौन कौन से लिक्विड पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और ये किस में होता है आपका, ये सॉलिड फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, चलिए प्लाज्मा होता है, आपसे प्लाज्मा पूछ ले, जो प्लाज्मा होता है इसका रंग कैसा होता है। जो प्लाज्मा होता है आपका ये पीले कलर का होता है। कैसा होता है, पीले रंग का। ठीक है, येलो कलर। ठीक है भाई, तो ये आपका जो प्लाज्मा होता है इसका कलर पूछ ले कैसा होता है, ये येलो कलर होता है आपका। ठीक है, चलिए इसमें येलो कलर हुआ और आपका क्या होता है, ये प्लाज्मा और आरबीसी ब्लड हुआ पूरा। अब इस ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है आपका, प्लाज्मा आपका होता है 55%। कितना होता है, पूरे ब्लड में 4 भाग होते हैं प्लाज्मा के, 1 2 3 4। अब इन तीनों चारों भागों में प्लाज्मा की परसेंटेज कितनी होती है आपकी, प्लाज्मा की परसेंटेज 55% होती है। इसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये टोटल मिलाकर के कितने बचते हैं, 45%। तो 45% आपके ये तीनों मिलाकर के बनते हैं ब्लड में और 55% आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, चलिए जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी को क्या कहते हैं आप, आरबीसी को इसे एक तो रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जिसे लाल रक्त कणिकाएं, क्या कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद आपका डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं क्या कहा जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है इसको। ठीक है, आपका क्लियर। चलिए यह हुआ, इसके बाद आपका इसे क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, आपकी जो प्लेटलेट्स होती है इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाता है आपका, ठीक है देखिए इन्हें कहा जाता है बिंबाणु। ये होती है आपकी बिंबाणु। पूछ लेता है, हिंदी में आता है ना, हिंदी में पूछा जाए तो इसको प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, बिंबाणु। ठीक है, चलिए ये आपके कहाँ पे बनती है, आपसे पूछ ले जैसे आपका डब्ल्यूबीसी आरबीसी है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये कहाँ पे बनती है, आपकी मेरुरज्जा में बनती है। जो आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है ये कहाँ पे बनती है, आपकी मेरुरज्जा, मेरुरज्जा। मेरुरज्जा भी क्या होती है, मेरुरज्जा में 2 पार्ट होते हैं, एक तो येलो बोन मैरो और एक रेड बोन मैरो। एक होती है आपकी लाल मेरुरज्जा, एक क्या होती है आपकी लाल मेरुरज्जा। ठीक है, रेड बोन मैरो जिसे कहते हैं हम रेड बोन मैरो। ठीक है भाई, रेड बोन मैरो। और एक होती है आपकी दूसरी येलो यानी कि पीली मेरुरज्जा, मेरुरज्जा जिसे येलो बोन मैरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, येलो बोन मैरो। ठीक है भाई, तो ये देखिए अब आपसे पूछ लेते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों एक ही जगह पाई जाती है, कौन सी वाली में, रेड बोन मैरो में। किसमें पाई जाती है दोनों, ये डब्ल्यूबीसी भी और आरबीसी भी। ठीक है, दोनों कहाँ पाई जाती हैं आपके, इसमें रेड बोन मैरो में। इसमें पूछ ले जैसे आपकी आरबीसी का निर्माण और डब्ल्यूबीसी का निर्माण तो होता है आपका रेड बोन मैरो में, तो पीली जो मेरुरज्जा होती है येलो बोन मैरो, इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें आपका वसा का निर्माण होता है। इसमें किसका, वसा का निर्माण। ठीक है भाई, वसा जिसे आप फैट कहते हो, तो इसमें फैट का निर्माण होता है पीली मेरुरज्जा में, और इसमें डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, लाल मेरुरज्जा। ठीक है, रेड बोन मैरो जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, ठीक है उसमें बनते हैं ये। ठीक है, तो आपसे यही पूछ ले डब्ल्यूबीसी आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, आपका लाल मेरुरज्जा में होता है।
पीली मेरू रज्जा में क्या होता है, फैट का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब बिंबाणु भी कहाँ बनते हैं, बिंबाणु भी क्या होते हैं, मेरू रज्जा होती है आपकी, मेरू रज्जा में छोटी छोटी क्या होती है, कोशिका, क्या होते हैं, कोशिका के छोटे छोटे कण होते हैं, कोशिका के छोटे छोटे कण। मेरू रज्जा में कोशिका के छोटे छोटे कण ही क्या होते हैं, आपके बिंबाणु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बिंबाणु, ये बिंबाणु होते हैं आपके, हो जाएगा। चलिए, और ये छोटे छोटे जो कोशिका कण बनते हैं बिंबाणु के, ये किसके द्वारा बनते हैं, इसमें एक हार्मोन्स होता है आपका, हार्मोन्स, उस हार्मोन्स का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्रोटीन, थ्रोम्बोप्रोटीन। तो जो आपका थ्रोम्बोप्रोटीन हार्मोन्स है, प्रोटीन हार्मोन्स, तो ये थ्रोम्बोप्रोटीन हार्मोन्स क्या करता है, आपके ये बिंबाणु होते हैं, इन्हें क्या करता है, आपकी कोशिकाओं के छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, छोटे छोटे कणों में क्या है, विभाजित करने का काम करता है। ये क्या करता है, थ्रोम्बोप्रोटीन हार्मोन्स छोटे छोटे कणों में विभाजित करता है, छोटे छोटे कणों में विभाजित क्या कर देता है, ये छोटे छोटे कणों में इनको विभाजित कर देता है। ठीक है, थ्रोम्बो आपसे पूछ लेता है, जो प्लेटलेट्स होती है आपकी, बिंबाणु होता है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हार्मोन्स पाया जाता है आपका, थ्रोम्बोप्रोटीन होता है, पिटीन होता है, ये पिटीन कहते हैं इसको। ठीक है भाई, पिटीन, थ्रोम्बोपिटीन क्या होता है, थ्रोम्बोपिटीन हार्मोन्स होता है। तो थ्रोम्बोपिटीन हार्मोन्स क्या करता है, आपके जो बिंबाणु होता है इसे छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है। एक मुख्य काम, आपको पता है आपकी कितनी होती है प्लेटलेट्स, आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें कितनी होती है, हमें पता है कि वह 1.5 से 4.5 लाख, कितनी होती है, 1.5 से 4.5 लाख होती है, कितने में, 0.001 ml में। ठीक है, इतने में क्या होती है, इतने लाख होती है आपकी, इसके बीच इसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, जिससे कि आपकी प्लेटलेट्स क्या है, 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच बनी रहे, इससे ना तो कम हो ना ही इससे ज़्यादा हो, 1.5 लाख से कम ना हो पाए, 4.5 लाख से ज़्यादा ना हो पाए। इसे नियंत्रित करने का काम कौन करता है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, ये करता है आपका थ्रोम्बोप्रोटीन। तो ये क्या करता है, थ्रोम्बो बिंबाणु को नियंत्रित करता है, बिंबाणु को नियंत्रित करता है भाई। ठीक है, बिंबाणु को क्या करता है, नियंत्रित। तो आपसे यही पूछा जाता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं आपके रक्त के अंतर्गत, ब्लड के अंतर्गत, उसे कौन कंट्रोल करता है, उसे कंट्रोल करने का काम होता है आपका थ्रोम्बोपिटीन हार्मोन्स का। ठीक है, थ्रोम्बोपिटीन क्या होता है, हार्मोन्स होता है, यही क्या करता है आपका, इसे कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, आपका यही करता है। ठीक है, जैसे आपका डेंगू हो जाता है, तो डेंगू से क्या होता है आपका, डेंगू से क्या है, आपके जो बिंबाणु होते हैं थ्रोम्बोपिटीन हार्मोन ये कम निकलने लगते हैं। होगा क्या, जब डेंगू बुखार हो जाता है वायरस के कारण, तो उसमें होता क्या है, आपका थ्रोम्बोपिटीन हार्मोन्स कम निकलने लगते हैं, जिससे डिसबैलेंस हो जाता है। तो क्या होती है, आपकी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे, आपकी कम हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वो किस पर इफेक्ट करता है, आपके थ्रोम्बोपिटीन हार्मोन्स को क्या है, डिसबैलेंस कर देता है आपका डेंगू वायरस। ठीक है, तो डेंगू वायरस के कारण क्या होता है, आपका बिंबाणु को नियंत्रित नहीं कर पाते। फिर ये वाला हार्मोन्स जब ये इसके कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो क्या होगी, इसकी जो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, बिंबाणु की संख्या रक्त के अंतर्गत कम होने लगती है। जब इसकी संख्या कम होगी तो होता क्या है, इसकी संख्या कम होने पर आपका जो ब्लड है वो ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि ये क्या करता है, आपका खून को क्या है, मेंटेन करके रखता है, गाढ़ा बना करके रखता है। ठीक है, उसको सांद्र कंसंट्रेट बना करके रखता है। जब तक आपका खून क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, गाढ़ा रहेगा, तो शरीर के अंदर बहेगा। लेकिन जब वो पतला होने लगेगा, पतला कब होगा, जब इसके अंतर्गत प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। प्लेटलेट्स जब 1.5 लाख से कम होने लगती है, तो आपका खून क्या हो जाएगा, पतला होने लगता है। जब पतला होगा तो आपकी क्या होने लगेगी, कहीं से भी क्या है, उस पर ब्लीडिंग होने लगती है, आपकी नाक से ब्लीडिंग होने लगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या आपकी ब्लीडिंग होने लगती है, किस वजह से, जब आपकी प्लेटलेट्स क्या है, 1.5 लाख से कम हो जाती है। जब आपकी प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम हो जाएगी,
ठीक है, तो उस वजह से क्या है कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए इसे एक और बात पूछ लेता है कि इसे क्या कहते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या? थ्रोम्बोसाइट्स। इसका एक नाम आपसे पूछ लेता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट्स भी पूछ लेता है कि थ्रोम्बोसाइट्स भी किसका नाम है? इसी का नाम है। जिससे जैसे आपका आरबीसी का नाम होता है, डब्ल्यूबीसी के नाम होते हैं अलग अलग, तो इसी प्रकार से इसका नाम भी क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स। इसको नोट कर लेना, जो का तो अपना ऐसा ही डायग्राम बना करके इसको ऐसे ही रिवाइज करना, ऐसे ही अपने माइंड के अंदर इसकी इमेज बना के चलना, फिर बताना कि कभी भूलते हो या नहीं। ठीक है, कभी नहीं भूल पाओगे इसको। चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए हमारा क्या हुआ? प्लेटलेट्स हुआ। ठीक है, प्लेटलेट्स में इसमें आपका कुछ पॉइंट्स रह गए जो वो देख लेते हैं। हमने बताया कितने होते हैं इसमें? 1.5 लाख से लेकर के आपकी संख्या जो पूछी जाएगी कितनी है? हमने बताया 1.5 से 4.5 लाख होती है। कितने में होगी है? ये होती है आपकी 0.001 ml ब्लड में। अगर इतना ब्लड है तो वो इतने ब्लड में आपका क्या होता है? इतने लाख क्या होगी आपकी? इतने लाख आपकी क्या होगी? आपकी प्लेटलेट्स होती है, बिंबाणु होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ लेता है कि इसका कार्यकाल कितना होता है। भाई क्या होगी? बिंबाणु अपना कार्य करेगी, काम करते करते कितने समय में क्या है ये मर जाती है। ये 8 से लेकर के 12 दिन। ठीक है, 8 से लेकर के 12 दिन क्या होता है? इनका जीवन काल होता है। क्या होता है भाई? जीवन काल। ठीक है, इनका जीवन काल 8 से 12 होता है। बस ये याद रखना आपसे, इनका जीवन काल कितना होता है? 8 से 12। ठीक है, चलिए इसके बाद आपसे पूछने लगता है, जैसे ही वो आपका आएगा इसमें से। ठीक है, क्या आता है इसके बाद आपका? ये आता है आपका 8 से 12 दिन इसका हो गया। फिर इसकी जैसे आपका प्लेटलेट से क्या बनता है हमें पता है। इसकी बीमारी क्या हो जाती है? इसकी बीमारी एक तो आपको थ्रोम्बोसिस। अगर क्या होता है ये बीमारी आपकी, क्या अगर आपके प्लेटलेट्स बढ़ने लगे तो कौन सी बीमारी हो जाती है ये पूछ लेता है। अगर प्लेटलेट्स क्या होती है? कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? प्लेटलेट्स अगर आपकी ज़्यादा होने लगे, प्लेटलेट्स क्या होगी? अगर आपकी ज़्यादा होने लगे तो थ्रोम्बोसिस नाम की क्या है? बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है? थ्रोम्बोसिस। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखना, अगर आपकी प्लेटलेट्स क्या होगी? प्लेटलेट्स अगर इंक्रीज होने लगे, प्लेटलेट्स अगर आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाए तो क्या होगा? बीमारी थ्रोम्बोसिस। कौन सी बीमारी होती है भाई? थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी होती है। बस ये बीमारी आपको याद रखनी है। अगर आपकी प्लेटलेट्स कितनी हो जाए? 4.5 लाख से ज़्यादा हो जाए आपके ब्लड के अंतर्गत, कितनी हो जाए? 4.5 लाख से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा आपका? ये आपकी बीमारी कौन सी होती है? थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर प्लेटलेट्स क्या हो जाए आपकी? अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए, घटने लगे, कितनी? 1.5 लाख से क्या हो जाए आपकी? कम हो जाए तो क्या होगा? तो आपकी होती है ब्लीडिंग। क्या होने लगती है भाई? ब्लीडिंग, जिसे रक्त स्राव कहते हैं। रक्त स्राव। ठीक है भाई, कहीं से भी क्या है? खून निकलने लगता है। खून पतला हो जाएगा तो पतला जब खून हो जाता है तो कहीं से भी क्या है? बहने लगता है। आपके नाक की जब ब्लीडिंग होती है ना, तो नाक में क्या है? नाक से खून आने लगता है। वो किस कारण? जब प्लेटलेट्स आपकी कम हो जाती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग जो है, खून आपका रुक नहीं पाता, तो ब्लीडिंग होने, रक्तस्राव किस कारण? प्लेटलेट्स जब आपकी कम हो जाती हैं 1.5 लाख से। ठीक है, आपकी मात्रा बता दी, ब्लड कितना लेना चाहिए? कितने ब्लड में कितनी होनी चाहिए? 0.001 ml। ये आपका एक बूंद के समान होती है, इसे कहते हैं एक बूंद। एक बूंद यानी कि एक बूंद अगर ब्लड है तो उसमें कितनी होनी चाहिए? 1.5 से लेकर के 4.5 लाख इतनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए। तो आपका ब्लड में क्या होगी? इसकी मात्रा बैलेंस बनी रहेगी, नियंत्रित रहेगी। थ्रोम्बोप्रोटीन जो हार्मोन्स है वो सही काम कर रहा है। ठीक है, वो इसी वजह से होता है।
अगर आपकी कभी कभार जो रक्त धमनी होती है अगर उसमें कुछ परेशानियां आ जाती है तो आपके अंदर क्या होता है, इसमें से कोलेजन द्रव निकलता है, कोलेजन द्रव निकलने लगता है। रक्त धमनी में कभी कभार कोई परेशानी आ जाए तो क्या होता है, उसमें से कोलेजन द्रव निकलता है। रक्त धमनी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें क्या है, कोलेजन द्रव निकलेगा, कोलेजन द्रव। ये कोलेजन द्रव जो निकलता है, ये कोलेजन द्रव क्या कर देता है, ये बिंबाणु के साथ मिलकर के क्या होता है, बिंबाणु के साथ मिलकर के एक द्रव वो बना लेता है, एक दीवार, एक अस्थायी दीवार के रूप में क्या बना लेता है, एक अस्थायी दीवार। तो ये आपका एक अस्थायी दीवार बना देता है। ठीक है, अस्थायी दीवार का मतलब क्या होता है, आपको जो है ब्लीडिंग ना होने देना, रक्त को ना बहने देना। ठीक है, रक्त क्या है, मेंटेन होकर के क्या है आपके शरीर में बहता है, जिससे आपका रक्त बाहर ना बह पाए, बाहर ना निकल पाए। तो इसे ही क्या करता है, अस्थायी दीवार बना लेता है। कौन सा, कोलेजन द्रव होता है। वो किसी में पाया जाता है, प्लेटलेट्स के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका प्लेटलेट से संबंधित हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको देखते हैं हम प्लाज्मा। ठीक है, अब देखते हैं प्लाज्मा। ये प्लेटलेट्स के जितने भी मैंने कराए हैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे ही लिख लेना और समझ करके चलना, इसको कंसेप्ट के आधार पर समझना, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। और एग्जाम में कैसा भी आ जाए प्रश्न, किसी भी प्रकार का पूछ ले, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा में देख लेते हैं भैया जी। प्लाज्मा आपका कैसा बताया हमने, पीले कलर का होता है। कैसा होता है भाई, पीले रंग का होता है। कितना परसेंट होता है, 55% होता है। कितना परसेंट टोटल ब्लड का, 55% आपका प्लाज्मा होता है। चलिए, प्लाज्मा 55% हुआ। और ये कैसा होता है, द्रव भाग होता है इसका। ब्लड का जो द्रव भाग होता है, ब्लड के अंदर भाई द्रव भाग होगा, द्रव भाग है, कुछ सॉलिड भाग है, ये सारे आपके सॉलिड भाग होते हैं तीनों, और ये क्या होते हैं आपके द्रव भाग होता है। ठीक है, तो आपका द्रव भाग कौन सा, इसमें प्लाज्मा है। प्लाज्मा, देखिए एक पॉइंट याद रखना इसमें, जब सर्दियों में होता क्या है, सर्दियों में आप कम पानी पीने लगते हो। जब आप कम पानी पीने लगोगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका प्लाज्मा, क्योंकि अगर इसमें आप पानी ज़्यादा पीते रहते हो तो आपका जो प्लाज्मा है वो मेंटेन रहता है, लिक्विड बना रहता है। पानी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका 92% जो प्लाज्मा है पूरा, तो 92% इसमें पानी होता है। लेकिन अगर इसमें पानी की कमी होने लगे तो क्या होगा, इसमें आपके प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज होता है, तो सारे मिलकर के क्या हो जाता है, वो पानी की कमी हो जाएगी, जिससे आपका प्लाज्मा गाढ़ा होने लगता है। जिससे क्या होगा, आपका प्लाज्मा गाढ़ा होने लगता है। तो ये लिख लेना, जब सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दियों में पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं। जब सर्दियों में पानी कम पीते हैं तो प्लाज्मा गाढ़ा होने लगता है। प्लाज्मा क्या होगा आपका, प्लाज्मा सांद्र हो जाता है, सांद्र, कंसंट्रेट होता चले जाता है, कंसंट्रेट होता चला जाएगा, जिससे आपके क्या होने लगेगा, थक्का बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिससे थक्का बनने के चांसेस, संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जब आपका प्लाज्मा गाढ़ा हो जाएगा, जब गाढ़ा हो जाएगा आपके ब्लड के अंतर्गत, तो होता क्या है, आपकी जो थक्का अंदर, शरीर के अंदर थक्का जमने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी के कारण आपका क्या हो जाता है, पैरालिसिस भी होता है, यानी कि ब्लड का फ्लो क्या है, रुक जाता है। जहाँ से भी ब्लड का फ्लो आपका रुक जाएगा वहीं से क्या है, लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अंग आपका काम करना बंद कर देता है। वो किस कारण होता है, अगर हम सर्दियों में कम पानी पीते हैं। इसीलिए पानी क्या है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना पी सकें उतना पीना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आप कभी पढ़ने बैठते हो, जब पढ़ने बैठोगे तो आप क्या होता है, आपका ब्रेन वो थक जाता है। जब थक जाता है तो आपका क्या है, वो थकता क्यों है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते उसका इस्तेमाल करते हो, उसके अंतर्गत आपके क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जब तक आपके ब्लड, आपके माइंड के अंदर रहेगी, ब्रेन के अंदर रहती है, तब तक आप एक्टिव रहते हो।
ठीक है, एक्टिव रहते हो, एक्साइटेड रहते हो, पढ़ने में मन अच्छा लगता है। लेकिन जब आप ज़्यादा पढ़ने लगते हो, काफ़ी समय हो जाता है, तो आपकी ब्रेन की जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म होने लगती है। ब्रेन की ऑक्सीजन आपकी ख़त्म होने लगेगी। जैसे ही ब्रेन की ऑक्सीजन ख़त्म होने लगती है तो आपको थकान महसूस होने लगती है, नींद आने लगती है। तो क्या करना चाहिए, आपको पानी पी लेना चाहिए। अपने पास एक पानी की बोतल रखनी चाहिए पढ़ते समय, जिससे आपके अगर नींद में क्या हो, आपकी जो आपका ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो चुका है, तो जिससे आपको पानी पीने से तरोताज़ा ऑक्सीजन जो है मिल जाए, जिससे आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है पानी पीने से। ठीक है, इसलिए पढ़ते समय पानी पीते रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहना चाहिए, जिससे क्या हो, आपको माइंड को आपके तरोताज़ा ऑक्सीजन मिलती रहे, जिससे आपका माइंड एक्टिव रहे और पढ़ने में आपका मन लगे। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए, होता है क्या है, थक्का बनने की संभावना ये बढ़ जाती है। चलिए, इसके बाद इसके और देख लेते हैं अब होता क्या है इसमें। कहा जाता है कि आपका शरीर के जो अंदर है, ब्लड के अंदर थक्का नहीं जमता। ठीक है, नहीं जमता अगर मेंटेन चल रहा है। उसका कारण क्या होता है, क्यों नहीं जमता? उसका कारण होता है क्योंकि आपके इसमें थक्का जमाने वाले जो प्रोटीन होते हैं आपके प्लाज्मा में। चलो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें इसके कंटेंट। आपका जो इसके अंदर है प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा है आपका ये। अब आपसे प्लाज्मा में पूछे कि प्लाज्मा के अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंतर्गत भी क्या क्या पाया जाता है देख लिए। सबसे पहला इसमें पानी होता है आपका। क्या होता है? पानी। सबसे पहला आपका पानी होगा, पानी, वाटर। ठीक है भाई, तो वाटर होता है। वाटर कितने परसेंट होता है? 90 से 90% आपका क्या होता है, 92% के लगभग। तो 92% क्या होता है आपका, वाटर होता है आपके प्लाज्मा के अंतर्गत। जितना भी पूरा प्लाज्मा है, ब्लड का 55% आपका प्लाज्मा है, उसमें प्लाज्मा में बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे अवयव होते हैं जिनसे मिलकर के वो बना होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो उत्सर्जन तंत्र होता है, यूरिन बनता है, वो किस में से, केवल इसमें से ही छन करके बनता है। इसी में ही वो सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं जो आपके यूरिन्स में मिलते हैं। ठीक है, तो यूरिन्स किससे बनता है, आपका प्लाज्मा से ही बनता है। ये कोई भी यूरिन्स में नहीं जाता। जब आपका ब्लड छनता है तो उसमें कौन सा भाग छनता है आपका यूरिन बनने के लिए? ठीक है, वो किडनी में जो है आपका ये वाला भाग छनता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में केवल एक भाग रह जाता है, इसका एक अंग होता है प्रोटीन। सिर्फ प्रोटीन क्या है, इसमें नहीं छन पाता यूरिन के लिए किडनी में। प्रोटीन क्या है आपका, ब्लड के अंदर मिला रह जाता है। लेकिन सारे भाग क्या होते हैं आपके, वो छन जाते हैं किडनी में। तो आपका ब्लड का कौन सा भाग छनता है किडनी में, जो यूरिन बनता है? तो आपका प्लाज्मा है जो छनता है। ठीक है, चलिए, प्लाज्मा आपका पानी हो गया। इसके बाद क्या होते हैं, हार्मोन्स। जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, प्लाज्मा में ही होते हैं। ठीक है, जो हार्मोन्स जब ग्रंथियों से निकलते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं? हमने आपको अग्नाशय में पढ़ाया, जब हार्मोन्स बताए थे, हार्मोन्स में कोई भी नलिका नहीं पाई जाती। जब हार्मोन्स में कोई नलिका नहीं पाई जाती तो हार्मोन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं, किसके थ्रू? फिर प्लाज्मा के थ्रू, यानी कि ब्लड के थ्रू। ब्लड में कहाँ पे जाकर के मिलते हैं हार्मोन्स आपके? प्लाज्मा में मिलते हैं। प्लाज्मा में मिलेंगे, प्लाज्मा के थोड़ा क्या है, पूरे शरीर में फैल जाते हैं आपके। ठीक है, हार्मोन्स। इसके बाद आपका ग्लूकोज। ठीक है भाई, ग्लूकोज पाया जाता है। आपका क्या पाया जाएगा, पानी, वाटर। यही पूछता है कि प्लाज्मा के अंतर्गत वाटर कितना परसेंट होता है, 92% होता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपके आते हैं ग्लूकोज, हार्मोन्स, प्रोटीन। प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन वो भाग होता है प्लाज्मा का, वो भाग है जो आपका किडनी में नहीं छन पाता। किडनी में क्या है, प्रोटीन नहीं छनता है, क्योंकि साइज में थोड़ा मोटा होता है, तो इसलिए किडनी में नहीं छनता है, ऊपर का ऊपर रह जाता है, इनके साथ मिलकर के आगे प्रवाह हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो प्रोटीन। अब प्रोटीन पूछ लेता है कौन कौन से इसमें प्रोटीन होंगे आपके भाई, कौन कौन से प्रोटीन इसमें आपके पाए जाते हैं। देख लिए, आपको बताया होगा मैंने, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा प्रोटीन होता है इसमें फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन।
नोजन। देखो ये हिंदी में भी यही लिखना है, इंग्लिश में भी, केवल प्रोनाउंसिएशन करना है, क्योंकि वो हिंदी भी और इंग्लिश भी इनकी सेम होती है बायोलॉजी में, ठीक है। ग्लूकोज को वही लिखना है, हार्मोन्स को भी हिंदी में वही लिखना है, प्रोटीन को इंग्लिश में भी हिंदी में भी यही कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और आपका 2 प्रोटीन, और 2 प्रोटीन आपके और होते हैं प्लाज्मा में, कौन कौन से भाई? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एक होता है ग्लोब्यूमिन, ठीक है। तो ये 4 प्रोटीन्स होते हैं आपके क्या, प्लाज्मा के अंतर्गत। तो 4 प्रोटीन ये पाए जाते हैं प्लाज्मा में आपके ब्लड के अंतर्गत, ठीक है। ये क्या करते हैं? थक्का जमाने का काम करते हैं। ये वाले प्रोटीन्स क्या होते हैं? थक्का जमाने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके जो ब्लड होता है, ब्लड में ये तो थक्का जमाते हैं, लेकिन एक प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, एक हिपैरिन नाम का प्रोटीन होता है। हिपैरिन नाम का प्रोटीन क्या करता है आपके इसमें, जो हिपैरिन होता है, हिपैरिन, ठीक है भाई, हिपैरिन नाम का प्रोटीन, ये हिपैरिन नाम का प्रोटीन ही आपके ब्लड के अंतर्गत थक्का नहीं जमने देता, ना ही क्या है गाढ़ा होने देता। इसको ब्लड को पूछता है कि कौन सा प्रोटीन होता है जो ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता, ना ही थक्का जमने देता, क्योंकि ये तो क्या करेंगे, ये थक्का जमाने में काम करेंगे। लेकिन इसके साथ क्या होता है, इसमें हिपैरिन नाम का प्रोटीन भी पाया जाता है। जो हिपैरिन नाम का प्रोटीन होता है, यह थक्का नहीं जमने देता, ठीक है। ये तो गाढ़ा करता है और ये पतला करता है। एक गाढ़ा करेगा, एक पतला करेगा, तो क्या बना देगा, मेंटेन कर देगा उसको, मेंटेन, ना ज्यादा गाढ़ा रहेगा ना ज्यादा पतला रहेगा, जिससे आपका शरीर में जो है ब्लड अच्छी तरह से फ्लो होता रहे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब शरीर के अंदर आपका ब्लड कट जाता है, कोई कहीं से हिस्सा कोई कट गया तो ब्लड बहने लगता है, लेकिन थक्का जम जाता है। तो भाई पूछेगी क्यों जमता है तब? क्योंकि बाहर आपका ये हिपैरिन जो होता है नहीं आ पाता आपके बाहर। जब बाहर ब्लड निकलने लगता है तो हिपैरिन जो है बाहर नहीं होता, बाहर नहीं होता। अगर ये बाहर भी आता रहे आपके, तो बाहर अगर आने लगा तो क्या है, आपका थक्का नहीं जमने देगा ये, क्योंकि यही ऐसा प्रोटीन होता है जो आपके रक्त के, ब्लड के अंतर्गत शरीर में थक्का नहीं जमने देता। अगर ये बाहर आ जाए तो ये बाहर भी थक्का नहीं जमने देगा, क्या है, खून बहता ही रहेगा, नदियों की तरह क्या है, बह जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वाला प्रोटीन होता है, ये शरीर से बाहर नहीं आता, इसी वजह से बाहर थक्का जमने से नहीं रोकता, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये हो गए। इसके बाद आपके कुछ होते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या होते हैं आपके? उत्सर्जी पदार्थ। देखिए, इसके बाद होते हैं कुछ उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है। चलिए, उत्सर्जी पदार्थ में आपके कौन कौन से होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं आपके? एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल में कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका यूरिया, दूसरा होता है आपका अमोनिया, ठीक है भाई, दूसरा अमोनिया, और तीसरा होता है आपका यूरिक एसिड, जिसे यूरिक अम्ल कहते हो। तो ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं आपके। पानी हो गया, हार्मोन्स हो गया, और ये तो बस 2 चीज़ पूछता है, 92% ये और 7% आपका प्रोटीन होते हैं। 7% प्रोटीन, 92% आपके क्या हो जाते हैं ये। बाकी बचे 1% में क्या आता है आपके, जो बाकी बचे ही आ जाएंगे। अब बाकी देख लेते हैं प्लाज्मा में और क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, 7% ये। देखिए भाई, इसके बाद प्लाज्मा में आपका और क्या क्या होता है, देखिए, और आपका यहाँ पर क्या होगा। इसके बाद कुछ होते हैं उत्सर्जी पदार्थ, बता दिए। अब इसमें होते हैं आपके ऑक्सीजन, O2 होती है। तो O2 कितनी होती है आपकी? जो O2 होती है 0.24 ml पर 100 ml, ठीक है, इतनी होती है। अगर आपसे पूछ ले कि आपकी ऑक्सीजन कितनी होती है, 0.24 ml होती है पर 100 ml, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें N2, ये कितनी होती है, 0.50 ml पर 100 ml ब्लड में, ठीक है। इसी प्रकार आपकी CO2 भी होती है। CO2 भी कितनी, 0.50 ml पर 100 ml, ठीक है भाई। तो ये कंटेंट आपके होते हैं ऑक्सीजन के,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कितनी कितनी परसेंट होती हैं आपको पता चल गया, इतनी मात्रा। अगर ब्लड 100% है, 100 ml है, तो उसमें इतने ml आपका ऑक्सीजन होगा और इतने ml आपके नाइट्रोजन होगी, इतने ml आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो ये मात्रा होती है आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें आपका पाया जाता है सोडियम, यानी कि कुछ लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साल्ट पाए जाते हैं, लवण। तो लवण कौन कौन से होते हैं आपसे पूछ ले, लवण, साल्ट। ठीक है भाई, तो साल्ट में आपका क्या होता है? NaCl होता है, Cl। ठीक है, NaCl हो जाएगा और NaHCO3, ये तो आपका साधारण नमक होता है। और ये क्या होता है आपका? Na, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसे कहते हैं आप सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये क्या होता है? ये सोडियम क्लोराइड, ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद इसमें से क्या है? Na आयंस पाए जाते हैं, पोटेशियम आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयन होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, और CO3, HCO3। ठीक है, तो ये वाले आयंस पाए जाते हैं आपके। तो ये आयंस, आपसे आयंस पूछ ले कौन कौन से होते हैं? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और हाइड्रो यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस हो जाते हैं, सोडियम का आयन हो गए आपके। ठीक है भाई, तो ये हो जाते हैं आपके। ठीक है, चलिए ये वाले आयंस हो गए। ये 3 आयंस आपको याद रखने हैं। आपके जो ब्लड होता है प्लाज्मा, उसमें कौन कौन से आयंस पाए जाते हैं? तो ये आयंस है आपके, ये आयंस आपके प्लाज्मा में होते हैं। तो मैंने सारे बता दिए आपके प्लाज्मा के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट आपके पाए जाते हैं। ठीक है, सारे मैंने आपको बता दिए हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता आपका। तो आप इतने याद रख लेना इसको प्लाज्मा में, बस आपका काम हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है भाई, चलिए अब देख लेते हैं आपका WBC, RBC। ठीक है, चलिए WBC आ जाएंगी आपकी, RBC आ जाएंगी, और क्या होगी आपकी? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स हम करा ही चुके हैं आपका। अब देख लेते हैं आपके WBC। देखिए भाई, WBC को अच्छी प्रकार से देख लेना, ये हो चुके हैं दोनों। चलिए इसके बाद अब आता है आपका WBC। भाई देखो सिंपल सी बात है, WBC होती क्या है? ये WBC आपकी, हमने इसको रेड ब्लड सेल्स का, लाल रक्त कणिकाएं बताया। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं इनको, जो आपका 0.001 ml। ठीक है, इतने होते हैं ml। अब इतने ml में आपका RBC कितनी होती है? अगर हमने ब्लड का इतने ml लिया तो उसमें कितनी RBC होती हैं आपकी? ठीक है भाई, तो ये देख लेना आपका। ठीक है, चलिए RBC हो जाएगी आपकी, और कितने मिलियन हो जाती है आपकी? ये हो जाती हैं आपकी, यानी कि 4 साढ़े 4 से लेकर लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन मानी जाती है। कितनी भाई? मिलियन। कितने में? याद रखना कितने ml में है ये, इतने ml में। RBC कितनी पाई जाएगी? आपसे WBC पूछ ले, इतने ही ml में। कितने में? 0.001 ml। अगर आपका ब्लड है, इतने ml क्या होगा आपका? ब्लड। तो इसमें क्या होगा? इतने ml ब्लड में आपकी जो WBC होती है, WBC कितनी होगी आपकी? ये आपकी जो होती है, ये 6 से लेकर लगभग 11, यानी कि 6 से कितने, 4000 से, ये कितनी होती है आपकी? 4000 से 11000 होती है। ठीक है भाई, ये याद रखना। ये कितनी होती है आपकी WBC? ये होती है आपकी 4000 से 11000 के बीच। ये मिलियन ट्रिलियन नहीं, सिर्फ संख्या में होती है इतनी हजार। ये कितनी होती है? मिलियन में होती है आपकी। ये ज़्यादा होती है, ये कम होती है आपके ब्लड में। अगर इतने ml ब्लड है, उसमें इतनी हजार तो WBC होंगी, और इतनी क्या होंगी आपकी? ये होंगी। और हमने बताया आपको प्लेटलेट्स कितनी बताया? प्लेटलेट्स बताया 1.5 से 4.5 लाख। ठीक है, इतने में ही हो जाएंगे। चलिए अब इसमें आपसे ये पूछता है कि आपकी ये थोड़ी जो है RBC फीमेल में थोड़ी कम होती है, मेल में थोड़ी ज़्यादा होती है।
फीमेल में कम, मेल में ज़्यादा। देखिए अगर आपसे फीमेल के लिए जाए तो फीमेल में कितनी होंगी है, फीमेल में होती है 4.5 से लेकर के 5 लाख, 5 मिलियन, कितनी हो जाएंगी भैया, इतने मिलियन। और मेल के लिए ले जाए पुरुषों में कितनी होती हैं, पुरुषों में होती है 5 से लेकर के 5.5 मिलियन। ठीक है भाई, इतनी हो जाती हैं। फीमेल में इतनी मिलियन और मेल में इतनी मिलियन होती है। ठीक है, तो पता चल गया कि आपके जो स्त्रियों में और पुरुषों में दोनों में क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। स्त्रियों में थोड़ी कम होती है आरबीसी और पुरुषों में थोड़ी ज़्यादा होती है आरबीसी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम अगर एवरेज लिया जाए, ठीक है भाई, एवरेज, तो एवरेज कितनी आ जाएंगी, एवरेज हम जो लेते हैं आपका एवरेज, देखिए इसमें बीच का हिस्सा कौन सा आ जाएगा आपका, ये वाला, तो ये क्या हो जाती है आपकी, ये आपका जो हो जाती है एवरेज हो जाएगी संख्या। तो एवरेज अगर पूछा जाए कि आरबीसी एवरेज कितनी होती है 0.001 ml में, 0.001 ml में कितनी आरबीसी होती है एवरेज, तो 5 मिलियन। ठीक है भाई, तो अगर